मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेजर समर आज। बहुत ज़्यादा इनके जो नॉलेज है ऑन ऑन ड्रोन्स, वो इतनी ज़्यादा है तो मैंने कहा इनको पकड़ा जाए क्योंकि ईरान और इज़राइल का जो वॉर हो रहा है और जो अमेरिका भी बीच में है और वो कई इंडिया तो ना यहाँ का है ना वहाँ का है, मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रल है एंड उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। तो बात करते हैं। नमस्कार मेजर समर। जय हिंद मैम। मेजर समर, मैंने अभी जो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इसराइल और ईरान बोला, तो मेरे को आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी बात करनी है। मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा है, उसमें आपने कहा है बिग पाकिस्तान विल पे द बिल्स, एंड उसमें आपने एक वीडियो डाली है जो मैं इसमें डालूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पाकिस्तान विल पे द बिल्स? मैम देखो, अ, आप एक हद तक किसी को पुश कर सकते हो। यू कैन कीप क्या कहते हैं, प्रोबिंग समबडी, है ना। वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, दे कीप टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द एल्डरली, की तंग करते रहो, देखते हैं कि इसका सब्र का बांध कब टूटेगा। और जब थप्पड़ पड़ने की बात आएगी तो फिर आई विल इधर, वो बच्चा बोलेगा कि या तो मैं भाग जाऊंगा या तो फिर मैं सुधर जाऊंगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। सो पाकिस्तान हैज only been running away. They've been probing, they've been troubling India for quite a long time. Uh, Pakistan has not been man enough to confront India face to face. And again, that बुजदिलों वाली approach that bleed India by 1,000 cuts. तो अब ये जो भी इन्होंने डॉक्ट्रिन ट्रेनिंग सब कुछ जो इन्होंने हम पे अप्लाई करके फेल हो गए, अब जिनको इन्होंने सिखाया था कि कैसे करना है, अब वो इनके खिलाफ हो गए हैं। सो द स्टूडेंट हैज नाउ गॉन अगेंस्ट द टीचर। नाउ इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि जब एक टीचर ने अपनी पूरी सिखाई हुई स्किल्स और ट्रेनिंग इनको एक बाटर में दान दे दी, थिंकिंग कि जब तालिबान पावर में आएगा तो पाकिस्तान का पपेट बन के रहेगा और पाकिस्तान के मुताबिक और इशारों पे चलेगा, जो कि नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट नाउ दिस फ्रिक्शन हैज कम आउट इनटू प्लेस। Asim Munir has come out to be another chaotic person who is not pro China, he is pro America. And the Pakistan political diaspora and top brass is pro China. तो उधर ही क्लैश चल रहा है पॉलिटिशियंस और मिलिट्री के माइंडसेट को लेके कि फेवर कैसे करें। एंड आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही सारे के सारे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स जब फेल हो गए, वेयर देयर PL-15 मिसाइल्स आल्सो फेल फ्लैट, आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आसिम मुनीर वुड हैव टेकन अ कॉन्शियस कॉल कि भाई चाइना से तो दूर ही रहो, लेट मी लीन टुवर्ड्स यूएसए। एंड they have a history of procuring weapons like F-16 है, they have the Cobra helicopters, attack helicopters from US। हाँ जी मैम। मैं कहती इसमें जो आपने ये जो ट्वीट डाली ना, इसमें एक फ्यूनरल दिखाया है आपने, यस वो उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैम, देखिए ये जो फ्यूनरल है बेसिकली, मैं आई हैड गॉन ऑन टीवी, तो जिस एरिया में बमबारी की और अफगानिस्तान ने बोला कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वो पहले इट वाज कॉल्ड द फीनिक्स कॉम्प्लेक्स। और ये फीनिक्स कॉम्प्लेक्स तब अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस यहां पे डिप्लॉय रहती थी। ये जो शेल्टर्स हैं, इसमें पहले इनके सोल्जर्स वहां पे अकोमोडेट होते थे, देन इट बिकेम अ हॉस्पिटल। अब इनकी इंफॉर्मेशन इतनी कॉकाइड है आईएसआई की कि अब दैट इज नाउ मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया उसे फुल टाइम। 400 लोग उसमें रह सकते थे कॉम्प्लेक्स में। सो इन्होंने लिटरली उसको एक टेरर कैंप के तौर पे देख के दे बॉम्ब द एंटायर कॉम्प्लेक्स। So that is what was very disturbing and which was not supposed to happen. So unfortunately it has happened. So इन सारी चीजों को मन में रखते हुए आई थिंक मैम कि it has been a blunder by Pakistan. The Reuters have covered it. Other news channels have covered it. Al Jazeera has covered it. Uh, the UN delegation has come. A European delegation also reached the spot to see द आफ्टरमैथ एंड डेथ की कितने लोग यहाँ हताहत और खत्म हो गए हैं।
तो it has been really sad that such a large scale tragedy has happened. मतलब ऑफिशियल आंकड़ा 180 है, पर बाकी सारे चैनल्स बोल रहे हैं 400 से ऊपर मारे गए हैं. I will stick to 180. It will not be right if I give a larger number of body count. बट ये तो अब वेरिफिकेशन पे ही चलेगा. बट एक चीज तो तय है कि 180 तो विक्टिम है ही है. एंड ऑल दीज वर ये रिकवर कर रहे थे नशे से. ये नशा मुक्त केंद्र जिसे कहते हैं, ये रिहैब था, ये एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे सारे. दे वर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड समथिंग गुड. जो कि पाकिस्तान ने ये हरकत करके इट हैज रियली ब्रोकन द हार्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अफगान्स. आपको लगता है रिटेलिएशन हुई? आपने कहा मैम ना उनके मौलाना ने फतवा जारी किया है. देयर मौलाना हैज issued, the senior most Maulana Maulvi has issued a फतवा जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ अब जिहाद करना है. वो पूछ नहीं रहा है, उसने अनाउंसमेंट कर दी है. आज तो सिर्फ इसलिए सीज फायर है क्योंकि 19 एंड 20th ईद को लेके टोटल सीज फायर डिक्लेयर किया हुआ है. आप देखना उसके बाद क्या हाल होता है. यू नेवर नो कि ईद वाले दिन ही कोई बात हो जाए. क्योंकि अगर आईएसकेपी का बस चले, वो तो ईद वाले दिन भी आके हमला करेंगे तालिबान पे, पाकिस्तान के इशारों पे. ठीक है, तो अब आई थिंक बात बढ़ चुकी है. इट हैज गॉन बियॉन्ड कंट्रोल. एंड ये बहुत ही मेजर करके पाकिस्तान को कदम उठाना चाहिए था. और अब पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज कह रही है कि भाई ईरान में इन्वेड करके हमला करना है, क्योंकि उनके सारे मनी मेकिंग एवेन्यूज और इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या इतने डैमेज हो गए हैं कि दे आर नॉट एबल टू नाउ रीप एनी बेनिफिट. और we'll talk about that also. We'll come to that. हाँ, तो पाकिस्तान पे पूरा प्रेशर आ चुका है कि अब आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को अपने सिपाही भेजोगे. क्या आप 1 लाख जो फौज आपने वादा किया था सऊदी अरेबिया को कि ये यमन के बॉर्डर पे लगेंगे और सऊदी की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, तो वो 1 लाख सोल्जर्स का ये वादा किया हुआ है, वो कब पूरा करेंगे? ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर डेट इतनी है. इंडिया ने 3 तेल के टैंकर जब्त कर लिए, वो बिकॉज दे वर इलीगल. एंड उसके बाद इनकी तो ऑयल का सप्लाई चेन टूट गया, डिसरप्ट हो गया पाकिस्तान का. तो इट वाज लॉट ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड Iran and India that they came to a common conclusion that all the ships will be given a safe passage which are going to come from India, क्योंकि we have a very large dependency on this route for energy resources. कतर से भी ले रहे हैं, बहरीन से भी ले रहे हैं, हम ईरान से भी ले रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम ईरान से ही आ रहा है हमारा FOL, फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. तो वही है कि ये जो डिप्लोमेसी का जो चेन रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से फिर थिंग्स हैव मेलोड डाउन. मेरे को आपसे पूछना है कि व्हाई इज, ऐसे लग रहा है, ओवरऑल इंप्रेशन ये आ रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं, इतने सब कुछ है, ऐसे इंप्रेशन आ रहा है, ऐसे लग रहा है कहीं कहीं ईरान इज विनिंग द वॉर. व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल्स दे हैव और ड्रोन्स दे हैव? नहीं मैम देखिए, उनके पास अलग अलग टाइप की मिसाइल्स हैं. मैक्सिमम जो है वो 2000 किलोमीटर तक भी जाती है. वो उसमें खोरम शहर है, उसमें सेजिल है, फतेह मिसाइल है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. और ये एक इकलौती मिसाइल नहीं मैम, इनके पास अलग वेराइटियों की मिसाइल्स है. I mean, they have short range, they have long range, they have extended range. पर हाँ, ICBM जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो अभी उसके मतलब ऑलमोस्ट बनाने के कगार पे हैं. बट इनका जो सबसे खतरनाक मिसाइल है, मैं बताता हूं, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल होता है.
इनका है खुर्रम शहर 4, उसकी मार है 2000 किलोमीटर तक। तो आप ये लगा लो कि बैंगलोर से लेके एमपी को लेके लखनऊ को लेके पूरा जो अपना इंडिया है बाकी का, इसके अंदर वाली साइड, इट इज ऑल कवर्ड बाय खुर्रम शहर सीरीज ऑफ मिसाइल्स। शहाब है, शहाब 3, उसकी भी 2000 किलोमीटर की रेंज है। तो दे कैन इजिली, मतलब इनफैक्ट ये जो इजराइल के ऊपर जो यूज कर रहे हैं मैम, वो उनकी है जोल्फागर और कियाम, मतलब ये हजार हजार किलोमीटर तक की मिसाइलों का भी यूज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, क्योंकि डिस्टेंस ही उतना है। तो दे हैव अ डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ये तेल अवीव, ये तेहरान से ये इटली में भेज सकते हैं, कोसोवो में भेज सकते हैं, ग्रीस में भेज सकते हैं, टर्की इनका वेल विद इन रेंज है, कजाकिस्तान पूरा कवर हो जाता है, रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है, पूरा यूक्रेन कवर हो जाता है, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जिबूती, पूरा गल्फ ऑफ एडन, इट इज ऑल कवर्ड बाय देयर 3 मेन मिसाइल, शहाब, खुर्रमशहर एंड खुर्रमशहर 4 एंड अबव सीरीज। तो अच्छा, आप, आपको हाँ जी मैम। आपको क्या लग रहा है कि इज ईरान विनिंग द वॉर? मैम और देखिए, उनकी इस उनका लड़ाई में नहीं मैम, देखिए प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ईरान टू विन द वॉर, क्योंकि देखिए ईरान ने डिफेंसिव पे ही रहना है। अब वो जमाने खत्म हो गए कि ये इराक के साथ 8 साल लड़ाई में थे, वो समय बीत चुका। आज आज वाई इज एवरी कंट्री रिलक्टेंट टू एंटर ईरान? वो जानते हैं कि अगर वो अपने टैंक उतारेंगे, टैंक तो अब टीन का डिब्बा रह गया है। आर्मर वॉरफेयर हैज significantly been degraded because of the drone warfare। और जो आर्मामेंट है, फ्रैगमेंटेशन है, शेप्ड चार्ज जो अलग अलग टाइप के आ गए हैं ड्रोन्स में, तो आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए ही नहीं। आप बल्कि ड्रोन को वहां पे जाके लैंड करवा दो टरेट के ऊपर, एक सॉफ्ट स्पॉट जो कपोला जो कवर होता है, और वो शेप्ड चार्ज बिल्कुल बॉटम में जाके वो उसे पेनिट्रेट करके अंदर वो अपने हॉट श्रैपनल्स जाएंगे, जो विच विल मेल्ट थ्रू एंड थ्रू, एंड ड्यू टू एक्सेसिव हीट वहां पे फिर द एमिनिशन इनसाइड विल ब्लास्ट, कैजुअलिटीज भी होंगी। तो ड्रोन अब कहते थे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, है ना, बहुत हाई स्पीड वाला प्रोजेक्टाइल ही पेनिट्रेट कर सकता है टैंक को। दैट इज नॉट द केस एनीमोर, दैट फिजिक्स हैज बीन डन अवे विद। Now there are smart ammunition weapon systems with smart sensors, और वो सेंसर को पता है कि किस एंगल पे और कब और कहां पे उससे ब्लास्ट होके आर्मर में पेनिट्रेशन करनी है। सेम रूल अप्लाइज फॉर सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स ऑल्सो। तो मैं ये इतना ही कहूंगा कि ड्रोन एक आर्टिलरी का गोला है जिसके पंख लगे हुए हैं, जिसके कैमरास लगे हुए हैं। तो आप देख भी सकते हो और आप उसे नेविगेट भी कर सकते हो, और आप एक ही जगह पे उसे लॉइटर भी करवा सकते हो, ठीक है, 20 मिनट, 25 मिनट, और जब मौका सही दिखे तो आप अपने उसको आप टारगेट में डाल सकते हो। और ये आपने एक चीज देखी कि ईरान ये सऊदी पे कल तो उन्होंने कतर पे बहुत बुरा अटैक किया, और दुबई पे तो मतलब वाई दे आफ्टर दुबई ओनली, इतना ज्यादा दुबई को बाहर सब जगह अटैक कर रहे हैं ये लोग। डस ईरान वांट कि ये सारी कंट्रीज भी शामिल हो जाए वॉर में, और वो भी ऑफेंसिव हो जाए? अभी तो डिफेंसिव है ये सारी कंट्रीज। मैम देखिए, कल जीसीसी की मीट हुई है, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज की, तो दे हैव डिसाइडेड कि दे विल अक्यूमुलेट देयर मिलिट्री एंड गो इन फॉर ईरान। ओह गॉड, दे आर ओके। गोइंग इन, ठीक है मैम, वो दे विल डायसेक्ट ईरान तबीयत से। अभी तो एस्टोनिया करके यूरोपियन नेशन है बेचारा, जिससे वॉलंटियर किया है कि भाई एस्टोनिया विल असिस्ट यूएसए। एंड मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इन दिस डिसाइसिव वॉर ऑफ द क्रूसेड्स, whichever nation will stand by USA will benefit the most in a very long run.
एटलीस्ट उसकी मिलिट्री तो अपग्रेड होगी, जो मर्जी कर लो आप। इकोनॉमी का तो आई रियली कांट कमेंट बिकॉज इकोनॉमी इज डाउन फॉर एवरीबडी, but majority of the nations are actually walking away from the Americans, but they are not trying to understand that this is war of the crusades. नॉन मुस्लिम नेशन कॉन्टिनेंट एक अमेरिका है, फिर मिडिल ईस्ट में नॉन मुस्लिम नेशन जो है वो इकलौता इसराइल है, उसके बाद किसकी बारी आएगी? इंडिया की। तो इट विल बी अ स्टूपिडिटी एंड ब्लंडर इफ समबडी वांट्स टू साइड विद ईरान। आप ईरान के साथ साइड करिए, हैव अ न्यूट्रल स्टांस, but within you have to wish and pray for the democracies to win over a dictatorship regime. So I want to tell something that our history is based on the invaders from Persia. फारसी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, तो ये इसी लैंड से आए थे इन्वेड करने के लिए। और कल कोई मुझे एक टीवी चैनल पे, आई नॉट नेम, बट वो ज्ञान बांट रहे थे कि अरे इजराइल का क्यों साथ देना चाहिए, वो तो क्या कहते हैं, बीफ ईटिंग नेशन है। आई वाज शॉक्ड। आई सेड बीफ ईटिंग तो ईरान में सबसे ज्यादा चलती है, उसकी वो साइड नहीं ले रहे। एंड दैट जेंटलमैन, मतलब आई विल नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी आल्सो, रिपब्लिक टीवी पे उसका डिबेट है, बट सो कॉन्कॉक्टेड नोशन ना कि ईरान में 10 मंदिर हैं पुराने प्राचीन के, विच वन जेंटलमैन आर्ग्यूड एंड सेड एक प्राचीन मंदिर है वो भी इज इन अ वेरी डिलैपिडेटेड एंड अ बैड कंडीशन। ठीक है, आई डू नॉट नो अबाउट इट, सो आई रियली वुडंट कमेंट, पर मैं इतना ही बता रहा हूं कि मैंने जो डिबेट में देखा कि लोग, एंड देन देयर आर फ्यू मिलिट्री एनालिस्ट्स हु गॉट एंग्री कि स्कूल पे कैसे मिसाइल गिर गई और 160 बच्चियां कैसे मारी गई। मतलब 47 ईयर्स से ये बस बॉम्बिंग्स नहीं देख रहे, ये कार बॉम्बिंग्स नहीं देख रहे, ये कैफे पे बॉम्बिंग्स नहीं देख रहे, ये चेक पॉइंट्स पे बॉम्बिंग्स नहीं देख रहे इजराइल की। फॉर डेकेड्स पीएलओ हैज बीन फंडेड एंड बीन नर्चर्ड बाय द पूरा शियाज। ईरान ने पूरा इनकी देखरेख की है, अभी नहीं, बड़े सालों से। मतलब 13 प्रॉक्सीज आज की तारीख में मैम ईरान उनको सपोर्ट करता आ रहा है। 13 प्रॉक्सीज हैं, एंड दीज 13 प्रॉक्सीज आर, मैं गिनाता हूं। पहली चीज तो हम शुरुआत करते हैं, एक है अल अश्तर ब्रिगेड, फिर है सराया अल मुख्तियार ब्रिगेड। ठीक है, ये है इनके यूएई वाली साइड में है। ठीक है, यूएई बहरीन वाली साइड, ये सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं ईरान के। फिर यमन में है अंसार अल्लाह, बेसिकली अंसार अल्लाह इज कॉल्ड हूतीज, तो लोग कहते हैं हूती हूती, अंसार अल्लाह इज द फैक्शंस नेम। फिर हम आते हैं इराक में है किताब हिजबुल्ला, असाब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा, फिर बद्र ऑर्गेनाइजेशन, फिर किताब सैयद अल शुहादा। ये इराक की फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईरानियन रिजीम इनको सपोर्ट करी है। फिर हम चलते हैं सीरिया में 2 गुट है जिनको ये पाल रहे हैं, वो है जेनबियून ब्रिगेड और फतेमियून डिवीजन। ये 2 शिया की बहुत बड़ी ग्रुप्स हैं जो सीरिया में लड़ाई लड़ रही हैं इनकी, ईरान की। फिर लेबनान में आ जाते हैं, वहां पे हिजबुल्ला पाल के रखा है इन्होंने। और पैलेस्टाइन में हमास है, और एक है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। तो इतने तो आतंकवादी गुट मिडिल ईस्ट में ये इतने सालों से पालता आया है, चलाता आया है। तो अगर इसका अंत नहीं चाहिए तो किसका अंत चाहिए? व्हाट डू यू वांट? मैं तो उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि इसका अगर खात्मा नहीं चाहिए तो और आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिस? आपको लगता है कि ये नेटो भी बीच में कूदेगा? मैम देखें, अभी क्या है ना, यूके और नेटो की सिचुएशन सेम है। द मेजॉरिटी ऑफ द डेमोग्राफी इन दीज नेशंस
has become a Muslim majority. तो जो पॉलिटिशियंस है ना वो बहुत ज्यादा झिझक रहे हैं कि ऑल आउट सपोर्ट करें या चुपचाप कोवर्ट सपोर्ट करें, हाँ क्योंकि फिर उनका पॉलिटिकल करियर का एंड हो सकता है. जी, दे सही माइट है नॉट बी एक्चुअली। वोटेड टू पावर. बहुत अच्छा तो पॉइंट दिया आपने। हाँ, तो नेटो का मैं कहूंगा कि नेटो हैज बीन फ्रैक्चर्ड. जैसे स्टेटमेंट दिया ना, इट इज नॉट आवर वॉर, इट इज यूएस अमेरिकाज वॉर. हम्म, तो इट इज अ फ्री इनवाइट फॉर रशिया, इट्स अ फ्री बिल्कुल। इनविटेशन फॉर रशिया. मतलब ट्रम्प विल लीव नेटो, दे विल लुक अवे फ्रॉम नेटो. बिकॉज अच्छा। अगर देखिए, बिकॉज मैं आपको साफ बताऊं, दिस इज अ फेयर एंड अ जस्ट वॉर अगेंस्ट ईरान. क्योंकि ये शिया ऐसे हैं कि इन्होंने अपने इराक के सुन्नियों को भी नहीं छोड़ा. 9 साल तक उनको रगड़ते रहे. ठीक ट्रू। है, सऊदी के खिलाफ भी ये अटैक करते रहे, बहरीन के खिलाफ भी ये इन्होंने हरकतें की हैं. इनका सिर्फ वो यमन है, एक छोटा सा गल्फ ऑफ एडन में. तो यमन शांत बैठा है क्योंकि यमन जानता है कि वो रगड़ा जाएगा. तो गल्फ ऑफ एडन में अगर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, then I certainly feel that NATO will have to actively come in and protect Gulf of Aden. क्योंकि देखिए मैम, सबको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब इकोनॉमी को सेफगार्ड करना है. तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि अच्छा उस रास्ते में दिक्कत है तो ये वाला रास्ता तो ठीक है. वहां पे भी बैठा है ना ईरान का बंदा. हाँ तो वो यमन को बोल देगा कि भाई मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही मचा दी है, तुम वहां पे अपना डिस्टर्बेंस शुरू कर दो. The world economies will are already on the verge of uh, मतलब डाउनसाइड कोलैप्स पे चल ही रहा है. एंड द लकी पार्ट फॉर इंडिया इज दैट वी आर एग्रीगेरियन इकोनॉमी. तो एटलीस्ट ये है कि कोई भूखमरी से नहीं मरने वाला है. सही कहा। अफोर्डेबिलिटी रहेगी, सेल्फ डिपेंडेंस है, कहीं से खाना नहीं मंगाना है. बट आप सोचो, गल्फ कंट्रीज माइट फेस फैमिन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. दैट इज अ क्रिटिकलिटी. मतलब पंजाब से ही 2 लाख टन तो चावल जाता है गल्फ में. 2 लाख टन. मतलब इस बार तो पंजाब से ट्रेडर्स आर वरिड कि यार हमारा चावल नहीं बिका तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे. जितना रेवेन्यू आता था, व्हाट आर दे गोइंग टू डू विदाउट नो मनी. फिर तो ये चावल के दाम तो फिर मुझे लग रहा है बासमती ही इंडिया में हो जाएगा 2 या 3 रुपए किलो. जो अभी 50-60 रुपए चल रहा है, वो इट विल ड्रॉप डाउन टू बेयरली सिंगल डिजिट्स. इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गुड क्वालिटी राइस, अगर उन्होंने नहीं अच्छा। खरीदा. क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट में ही राइस है, बिरयानी है. दे कंज्यूम दैट एवरी डे. हाँ जी, बात. समर, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे ईरान के पीछे अमेरिका और इजराइल इसलिए पड़े बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर, जैसे ना उनके पास सारे वो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं. तो पाकिस्तान के पास भी तो क्या कभी इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान का ये खत्म करने, क्योंकि पाकिस्तान हैज प्रॉमिस सऊदी के दे विल गिव देम दैट, अपना न्यूक्लियर शेयर करेंगे उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन. पहली चीज तो द एडवांटेज दैट पाकिस्तान हैज इज इट इज अ सुन्नी मेजोरिटी. तो वो जीसीसी कंट्रीज का सपोर्ट है. सेकेंडली, इट इज द ओनली सुन्नी नेशन विच हैज अ न्यूक्लियर वेपन. So Saudi Arabia has, in fact, Saudi Arabia already is in possession of Pakistan nuclear weapons in on their turf. So they have a nuclear umbrella. Saudi Arabia has a nuclear umbrella. मतलब आ- आदि अचिंत डेफ टॉक्स में आप देखेंगे, देयर इज अ एपिसोड in which Adi has categorically shown the Saudi Arabia uh, nuclear complex, which is adjacent to a mountain, and the similar exact replica and design is present in Pakistan also. कोई फर्क नहीं है. एंट्री सेम है, पार्किंग सेम है, शेड के साइज भी सेम है, एंट्रेंस भी सेम है. So I mean it could be a foreign company which has made it for Saudi and the Pakistanis, but they are replicas. And then there have been moments of
nuclear assets from Pakistan into Saudi Arabia, quietly by train and by air. तो मैं वही बता रहा हूँ मैम दैट मतलब काफी देर हैज बीन लॉट ऑफ interdiction in terms of all these things. So obviously, sorry ma'am, I stand corrected, not train, by air only. By air only ज्यादातर ये चीजें गई हैं इनके पास. And Pakistan's economy is finished. खत्म है. मैं ये नहीं कह रहा इट इज गोइंग डाउन. डाउन तो वो जाती है जो हाइट पे होती है. ये तो खत्म है. इट इज ऑलरेडी नॉट नॉन एग्जिस्टेंट है एक्चुअली. इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है. एंड ये जो प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं ये एस्केप प्लान है फॉर द रिच एंड फेमस ऑफ पाकिस्तान. ये प्राइवेट जेट्स में ही चार्टर कर करके निकल जाएंगे बाहर. और ये एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हैं, नॉट इवन इन अ प्राइवेट एयरपोर्ट. वहां पे दिन के लाखों रुपए देने पड़ते हैं ना, पार्किंग के, फ्यूल के, ग्राउंड क्रू के, है ना. तो दे वांट टू अवॉइड ऑल दैट. तो वो मुफ्त में वो खड़े हुए हैं कोई पाकिस्तानी एयरबेस पे. एंड दे आर बीइंग मेंटेन्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स. तो कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में हो रहा है. सो थिंग्स आर वेरी ऑन द एज फॉर पाकिस्तान. प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. एंड आई सर्टनली फील दैट पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन द जीसीसी कंट्रीज इन द इन्वेजन ऑफ ईरान, इस फिरात में कि उसको बाद में ये फेवर देने के बदले ऑयल बहुत ज्यादा मिलने वाला है. दे विल गेट लॉट ऑफ क्रूड whatever they ask for by giving protection and their services to the Gulf countries, especially Saudi Arabia. So it is a positive transaction, but सवाल ये है कि क्या ये प्रैक्टिकल प्लान है? Can Pakistan afford that manpower? Because जब they will try to get closer to Saudi, आई एम टेलिंग यू मैम, कोई ना कोई सैबोटाज एफर्ट होगा अगेंस्ट इंडिया. कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा पाकिस्तान से ही. और ये ज्यादातर पीटीआई है. दुश्मन देखो ना कितने हैं इनके. तहरीक इंसाफ दुश्मन बना लिया, तहरीक लबैक को दुश्मन बना लिया. सिर्फ वो पीएमएलएन है इनका, नवाज शरीफ की पार्टी, बस वही सरवाइव कर रही है. बाकी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है भुट्टो की, वो भी इररिलेवेंट हुई पड़ी है. एंड इट इज द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कॉलिंग द शॉट्स. चाइना इज नॉट हैप्पी विद आसिफ मुनीर लीनिंग टुवर्ड्स अमेरिकन्स. मतलब चाइना ने 2021 से तालिबान को ड्रोन्स देने लग गए थे. देयर इज अ चाइनीज कंपनी कॉल्ड ब्लोफिश यूएवीज. दे 2021 से वो ड्रोन इस शर्त पे दे रहे थे कि भाई तालिबान से कोई डिस्टर्बेंस या टेररिज्म चाइना में नहीं आना चाहिए. यू कीप ऑल दिस अवे. हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, हर हफ्ते तुम्हारे टेबल पे पैसे पहुंच जाएंगे, पर बाकी कोई दखल अंदाजी या गड़बड़ मत करना. So they were keeping the Taliban at bay. They've been paying them well. They've been good to them. The Taliban has been good to them. As a result, जब things got heated with Pakistan, तो it was Chinese engineers जिन्होंने आके इनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को रिपेयर करके ऑन रोड किया. इनकी जो ग्रैड रॉकेट्स थे, इनके ग्रैड रॉकेट्स को ओवरहॉलिंग करके सर्विसेबल किया. फिर इनको इन्होंने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, एक्सप्लोसिव्स प्रोवाइड किए हैं. अब ये कामाकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अब इनके जो T-55 टैंक्स थे ऑफ रोड, जो सोवियत एरा के, उनको बिल्कुल न्यू रिफर्बिश करके इनको दिए हैं चाइना ने. तो देयर हैज बीन लॉट ऑफ असिस्टेंस बाय चाइना, एंड आई थिंक ये असिस्टेंस बढ़ेगी बिकॉज चाइना को पता है उसके साथ धोखा हुआ है सीपेक को लेके. और ये प्लान माओ ने 1950 मिड 1950s का बना के रखा था, सीपेक विद पाकिस्तान. दैट हैज बीन बिट्रेड एंड डिच्ड, एंड उसका खामियाजा पाकिस्तान विल हैव टू पे द बिल्स. मैं वही तो बोल रहा हूं, इन्होंने कर्जे इतने ले लिए, धोखे इतने दे दिए हैं कि इन्हें सब कुछ वापस चुकाना पड़ेगा हिसाब. देयर इज नो एस्केप.
तो या तो इनकी मिलिट्री, एंड मैम देखो वो मिलिट्री क्या जिसकी आवाम ने एक स्लोगन बना दिया है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले वर्दी वाले, मतलब ये तो स्लोगन बनाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम ने। ये तो इज्जत है इनकी है ही नहीं। कोर कमांडरों के घर में तो इन्होंने दे बार्ज्ड इनटू कोर कमांडर हाउस हाँ, एट डिफरेंट लोकेशंस एंड कंटोनमेंट्स। इन्होंने अपने सो कॉल्ड इनके जो मरे थे फौजी उनके पुतले तोड़ दिए, उनके मॉन्यूमेंट्स तोड़ दिए, एंड विद रियलाइजेशन दे न्यू कि इनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। एंड मैंने आपको बोला ना, एज यूट्यूब एंड इंफॉर्मेशन इज बीइंग अवेलेबल टू द वर्ल्ड, तो ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश की पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज और बयानबाजी, ऑपरेशन सर्च लाइट, इन्हें पता ही नहीं था क्या है जमाते इस्लामी, रजाकारी, दे डिड नॉट नो। आधे पाकिस्तान को नहीं पता क्या है। इन्होंने तो किताब में लिख दिया था कि वी वन द 1971 वॉर एंड हाँ, वी गिव लिबरेशन टू बांग्लादेश। ये तो इनका हाल है। तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू लाई टू देयर ओन अवाम। लाल मस्जिद करने वाले अपने लोगों के साथ ही सके नहीं है, तो हाँ, बाहर वालों के साथ क्या करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से एपीएस पेशावर का जो इंसिडेंट हुआ है, जो टीटीपी ने किया था, तहरीक हाँ, तालिबान पाकिस्तान ने जो किया था पेशावर में, जो एपीएस वाला अटैक, मतलब इंडिया की रूह कांप गई वो हमला देख के कि यार ये तो अनएथिकल ही है। तो इमेजिन इन्होंने ऐसे लोगों को इंस्टिगेट किया है अब। सो दे शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अब तालिबान नहीं देखेगा कि, देखिए मैम, तालिबान इज अफगानिस्तान गवर्नमेंट, टीटीपी इज अ फैक्शन, अ मिलिटेंट ग्रुप। अब मिलिटेंट ग्रुप ने अगर तालिबान से हाथ मिला लिया तो क्या कर लेगा पाकिस्तान? व्हाट कैन इट सिंपली डू? सही कह टीटीपी तो पहले ही बीएलए के साथ है, बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी, बीआरए, ये सारे बलूचिस्तान की ग्रुप्स हैं। इन सबके साथ तो हाथ मिलाया हुआ इन्होंने, टीटीपी ने। और फिर खैबर पख्तूनवा में भी पश्तून फाइटर्स आर नाउ हैंड इन ग्लव विद द बलूच लिबरेशन फाइट। तो बहुत आप ज्यादा बताओ, हाँ, तो ये घिर चुके हैं। दे आर इन अ वेल which is very deep and which has no rope for pulling them out. ट्रू। It's a one way well. ये अब कैसे निकलेंगे, I really do not know. और खुद तो बर्बाद हैं, दूसरों को भी बर्बाद करके ही निकलेंगे। अच्छा समर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको क्या लगता है, इन ब्रीफ मुझे बता दीजिए, ये ईरान, इज़राइल, अमेरिका, ये इस वॉर का क्या होगा? एंड क्या होगा इसका? और कब होएगा एंड? मैम देखें, ईरान हैज डर्टी बॉम्ब्स 410 या 460, सॉरी 460 केजीज अनअकाउंटेड फॉर, 60% यूरेनियम एनरिच्ड इनके पास वो है मटेरियल, एनरिच्ड यूरेनियम, एंड दे नीड अनदर 20% टू डू इट। अदरवाइज अगर नहीं भी कर सकते तो वो थोड़ा थोड़ा वो यूरेनियम डाल सकते हैं इन बॉम्ब्स। अब जहां जहां भी वो बॉम्ब फटेगा वो फिर इट विल बिकम अ नो गो जोन, क्योंकि वहां रेडिएशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो वहां पे, ना कुछ उगेगा, वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा। तो और अगर ईरान ही आप गए, जीतेगा मतलब वॉर? नहीं मैम, देखिए ईरान, ईरान नोज इट इज द आईआरजीसी, द इरानियन रिजीम नोज इट इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। अभी तो खबरें डिफेक्शन की आई नहीं है। देयर विल बी डिफेक्शन इन आईआरजीसी ऑल्सो। सारे लोग हाँ में हाँ नहीं मिला के रहेंगे। देयर आर negotiations presently going on by the CIA, by the Kurdish people, with few of the provinces which are being headed by the IRGC commanders। वो कमांडरों को बोला जा रहा है कि आप हाथ मिला लो, आप डिफेक्ट कर जाओ, अगर नहीं करना चाहते हो, दीज आर द ऑप्शंस एंड ऑड्स दैट यू विल हैव टू फेस। आप देख लो आपको चाहिए क्या। अब इन 31 में से अगर मैं कह रहा हूं मैम, 10 भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं 6 या 7 भी डिफेक्ट कर गए, इट विल बिकम अ स्पाइरलिंग इफेक्ट एंड देयर विल बी अ टोटल कोलैप्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ आईआरजीसी। उसके बाद आईआरजीसी कौन है? इनके परिवार ईरानियन सोसाइटीज में ही तो रहते हैं।
तो कहां जाएंगे बच के? देयर इज नो एस्केप, एवरीबडी नोज हु इज हु। रेजीम चेंज होगी यहाँ पे? मैम रिजीम चेंज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लाएंगे किसी? क्योंकि अभी तो मुल्ला मुझे ऐसी लग रहा है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इज द वन हु इज टेकिंग द कॉल, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है। ऊपर से जो मोसैक डॉक्ट्रिन है, जो ये कमांडर ये लारी जानी ने की थी, आईआरजीसी का ये जो काउंसिल है, वो जो इस डॉक्ट्रिन बनाई थी, मोसैक डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन इस तरीके से बनाई थी कि अगर शरीर के दिमाग में भी लकवा मार जाए पर आपके हाथ पैर और शरीर काम करते रहेंगे, दे विल नॉट डाई डाउन, दे विल बी फंक्शनल, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने क्या किया, 31 प्रोविंसेस हैं, 31 स्टेट्स हैं, सभी आईआरजीसी कमांडर्स को पावर दे दी इंडिपेंडेंट। अब जो प्रोविंस नंबर 1 है, अब वो आईआरजीसी का कमांडर उसका बॉस है। अब उसे ऑर्डर देने वाला कोई है ही नहीं सीज फायर का, तो वो ही इंटायरली करता धरता है कि उसने मिसाइल के बटन पे उंगली रखनी है नहीं रखनी। तो ये एंड ही नहीं असला होगा। बारूद, मैम दे हैव क्रिएटेड 31 लिबियाज बाय दिस, बिकॉज इन्होंने रिसर्च की, सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद पूरा सिस्टम और फौज कोलैप्स कर गई। इन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं होने देंगे कि अगर कोई की फिगर एलिमिनेट हो जाता है, इट शुड नॉट इफेक्ट द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री। तो इन्होंने ऑटोनोमस पावर्स दे दी हैं, एंड इट इज समथिंग लाइक, आप लगा लो कोर कमांडर, जैसे इंडिया में नहीं होता कोर कमांडर होते हैं, एक डिव कमांडर होता है ना, डिव कमांडर के अंडर ब्रिगेड्स होती हैं, तो ये कोर कमांडर्स हैं। जो जो मैं बोल रहा हूँ ना, 31 प्रोविंस के जो हेड है, ये 31 कोर कमांडर है, इनके अंडर ये सारे दस्ते आएंगे। तो देयर इज नो एंड, मतलब बर्बाद करके ही एंड होएगा, मतलब जब भी होगा। मैम देखो, इट विल बी वाइज अगर तो वो आईआरजीसी कमांडर डिफेक्ट कर जाए, फिर तो इट इज लाइक अ वॉक ओवर। पर ये भी कर सकते हैं, अल तकिया इज अ टर्म वेरी मच यूज्ड बाय देम, यू कैन टेल लाइज, यू कैन डिसीव टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट एंड रिलीजन। तो वो डिफेक्ट तो कर जाएगा कि हाँ मैं डिफेक्ट कर रहा हूं, पर वो बैक एंड डोर पे बोलेगा कि द मोमेंट आई अग्री फॉर डिफेक्शन, पुट अल तकिया इन प्लेस, डिफाई माई ऑर्डर्स एंड यू फाइट ऑन। तो ये भी हो सकता है कि फोर्सेस बीचों बीच पहुंच जाए और वहां पे उनका नरसंहार हो जाए, दे आर स्लॉटर्ड, द अमेरिकन फोर्सेस एंड जो है एलाइड फोर्सेस और जीसीसी। तो इन्हें बाहर से ही अंदर आना पड़ेगा। उस दौरान इन पे बहुत ज्यादा हमले होंगे फ्रॉम ड्रोन्स, ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है, और इनका एक शाही ड्रोन कम से कम 50 केजी तो उठा के ले जा सकता है। तो जो लाल किले पे हमने ब्लास्ट देखा था, वो सिर्फ 30 किलो का था, 30 केजी, जो दैट वाइड डिस्ट्रक्शन जहां पे वो ब्लास्ट हुआ था, उसमें फ्रैगमेंट्स नहीं थे, बॉल बेयरिंग, कीले, नट बोल्ट, वो सब नहीं था। इसके अंदर फ्रैगमेंट्स होंगे हजारों की तादाद में, बॉल बेयरिंग्स। सो व्हेन द ड्रोन एक्सप्लोड्स एट अ सर्टेन लोकेशन, एक स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे एक्सप्लोजन जाता है, और फिर जमीन से 1.5 फुट ऊपर एंड ऑल अराउंड देयर विल बी अ ब्लास्ट रेडियस ऑफ, यू कुड से 10 मीटर्स और 20 मीटर्स। तो उसके भीतर जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो पर मतलब ईरान, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वॉर एंड कब होएगा, मतलब होएगा ही नहीं एंड, यही होता रहेगा सारा टाइम। मैम उन्होंने डॉक्ट्रिन ही ऐसी बनाई है, मतलब अगर मैं कमांडर हूं, अगर मैं कमांडर हूं सही कह और रहे हो। मेरे नीचे आई हैव 100 men एंड आई हैव 10 इमीडिएट मेरे जूनियर कमांडर्स, तो मैं उन्हें बोलूंगा अगर मैं खत्म हो गया तो तुम जो 10 जने हो, तुम अपने 10-10 बंदों के तुम कमांडर हो इंडिपेंडेंट,
Oh God. और you will keep America knows fighting. about it. नहीं, and someone हाँ, American is there, they know about it. तो कुछ they तो are कोई aware of it. solution तो दे मैम solution तो कोई सोल्यूशन यही है एक्चुअली मैम देखो जो प्रोटेस्टर्स मारे गए ना 25 से 30 हजार, दैट वाज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट कि जब शुरुआत में इनका कत्ल शुरू हो रहा था ना, दे शुड हैव एक्चुअली गॉन इन देन ओनली, कि इंटरनल केओस भी चलता रहता और ये इन्वेड भी कर जाते और बॉम्बिंग भी चलती। इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग टर्म, मतलब लंबा चलता पर सबको डिसरप्ट हो जाता। बट आई थिंक दैट इज बीन कॉम्पनसेटेड बाय फर्स्ट टेकिंग आउट द ओवरऑल लीडरशिप ओनली, कि जिसने बोलना है कि तोता ओढ़ मैना ओढ़, है ना, कह रहा उसी को ही उड़ा दो, आदेश देने वाले को उड़ा दो। उसके बाद ये जो डॉक्ट्रिन है नाउ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड विद 31 पीपल। अब इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये 31 कमांडर्स को अब चुन चुन के मारेंगी, एंड देन इट विल कंटिन्यू, द गदर विल कंटिन्यू एंड देयर विल बी डिफेक्शंस। कोई बोल देगा भाई मैं तो अमेरिकन साइड में जा रहा हूं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट ऑन लाइक दिस। तो ये दुबई वगैरह में दोबारा लोग जाना शुरू करेंगे कि अभी भी ऐसे ही रहेगा कि मिडिल ईस्ट में ट्रैवल ही नहीं करना, फ्लाइट्स नहीं जा सकती हैं, ये सब ये क्योस रहेगा अभी? मैम आई हैव स्पोकन टू मेनी ऑफ माय इंडियन फ्रेंड्स एंड काउंटर पार्ट्स इन दुबई, एंड यू नो आई फेल्ट प्राउड जब उन्होंने कहा कि नहीं वी विल नॉट कम बैक टू इंडिया, वी विल स्टे ऑन, एंड अगर जरूरत पड़ी तो हम दुबई के लिए हम हथियार भी उठाएंगे और लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क ने हमें हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया है। सो आर लॉयल्टी इज टुवर्ड्स दुबई, दो वी आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड वी बिलोंग टू इंडिया, ड्यूअल सिटीजनशिप है, बट दे आर सेइंग इट इज मॉरली इनकरेक्ट इफ एनी इंडियन सेज कि भाई मैं दुबई छोड़ के वापस इंडिया आ रहा हूं, क्योंकि उनके बिजनेसेस वहां है, उनके कारोबार वहां है, and the king of UAE has the Sultan of UAE has had so much faith and trust in majority of the Indian diaspora. It has been the 90% Indian laborers who have constructed Dubai. So Dubai ka bond with Indian citizens is very very deep. So that is the one of the major reasons कि ना ही कोई वापस आना भी नहीं चाहता, एंड दे आर विलिंग टू गो एंड फाइट ऑल्सो। कहते वॉलंटियर होने की बात हुई तो दे सेड वी विल वॉलंटियर, वी विल पिक अप आर्म्स एंड वी विल गो एंड फाइट फॉर यूएई। So this is the mindset of almost 95% of the Indians there. थैंक यू सो मच समर, आपने समय Thank निकाला। you, ma'am. Thank you so much. जय हिंद, मैम।